हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स ऑफ ओबिया। आज हम लेने वाले हैं अपनी केमिस्ट्री क्लास, जिसमें हमने सीरीज स्टार्ट किया, आपको पता होगा, जिसका नाम है क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन ले रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि 12th क्लास में अब की बार टर्म फर्स्ट में क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड सीरीज आने वाली है। ठीक है जी। तो चलो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अपना 10 सेकंड लीजिए और पॉज कीजिए इस वीडियो को, ताकि आप सॉल्व कर सकें। ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट कर देता हूं सबसे पहले। ओके, आई होप आपने सॉल्व कर दिया होगा ना। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूं। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में सबसे मेन वो बात पता क्या होती है क्वेश्चन की, आपको देखना पड़ता है कि गिवन क्या है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप गिवन क्या है। मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, गिवन वेट दे रखा है 18 ग्राम। कितना? 18 ग्राम गिवन वेट। हम WT से इसको डिनोट कर देते हैं। किसका दे रखा है? ग्लूकोज का। कितना दे रखा है? 18 ग्राम। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है फॉर्मूला बेस्ड, मतलब जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है। कार्बन का आपको पता होगा 12 होता है, 12 इंटू 6। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स ऑफ ओबिया। एंड आज हम लेने वाले हैं अपनी केमिस्ट्री की पहली क्लास, जिसका नाम है क्वेश्चंस, मतलब इसमें अपनी सीरीज स्टार्ट होने वाली है पहली, जिसका नाम है क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर वेट इसका दे रखा है 180, डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर इज। आपको सबसे पहले इसके 4 ऑप्शंस गिवन है, आपको इसमें से चूज करना है। तो मैं आपको, आप सबसे पहले अपने आप कोशिश कीजिए पॉज करके इसको सॉल्व करने की। तो आप, आई होप आपने कर लिया होगा पॉज और इसको सॉल्व भी कर लिया होगा। चलो मैं स्टार्ट करके बता देता हूँ आपको। ठीक है जी। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में, इन एवरी क्वेश्चन, मतलब कोई क्वेश्चन भी हो, सबसे पहले आपको देखना गिवन क्या है। ठीक है, तो गिवन में मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में कैसे गिवन करना है, कैसे गिवन है। मतलब इसमें 18 ग्राम मॉलिक्यूलर, मतलब जो सॉरी वेट जो दे रखा है ना इसका, ग्लूकोज का, वो दे रखा है 18 ग्राम। ओके, और जो मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है इसका, वो दे रखा है 180। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको एक बार फाइंड क्या करना है इसमें, मोलैलिटी। मोलैलिटी हमको फाइंड करनी है। और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी जल्दी इसको क्विक रिकैप कीजिए आप। मैं मोलैलिटी का फॉर्मूला, अब मैं बता देता हूं। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मीन्स जब सॉल्यूशन बनाते हैं हम, तो जो सॉल्यूट होता है उसको हम सॉल्वेंट में डालते हैं। तो सॉल्वेंट का कितना अमाउंट है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट कितने जा रहे हैं, वो होता है मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी मतलब अब हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने पड़ेंगे? ग्लूकोज के। निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला भी आपको पता होगा, नहीं पता तो एक बार बुक खोलिए अपने, रिवाइज कीजिए इसको। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं हम आपको। एन इक्वल टू क्या होगा? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। Given weight is what? 18 gram. And what is molecular weight? 180. So the number of moles here comes to be 0.1. Okay. And अब हमको फाइंड करना है, और हमको गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है? 500 ग्राम, जो कि कितना है? गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब हमारे पास गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी है और नंबर ऑफ मोल्स भी है, तो हम मोलैलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं। मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं इसको। 0.1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स लिख दिया। अब नंबर ऑफ मोल्स के बाद में 500 ग्राम ऑफ, ठीक है, 0 और यहां से कितना हो गया? 1/5000। 1/5000 यहां से 1/5 इंटू 10 की पावर ऊपर जाएगी, -3 हो जाएगा।
एक चीज और भूल गया मैं आपको बताना, जो नंबर ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होगा ना वो होगा आपको केजी में। यहाँ पर कितने किसमें गिवन है, ग्राम में, तो हमको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थाउजेंड से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, मतलब सॉल्व करते हुए हमने ऊपर ले दिया है पहले ही, तो 30 से 30 गए, सो हमारा जो सॉल्यूशन होके आता है वो आता है 0.2 मोलार, दैट इज द आंसर। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन कौन सा है, 0.2, चलो पहले आंसर मिल गया इसको, सो करेक्ट आंसर इज 0.2 मोलार। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है, द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज, ये क्वेश्चन ना आपको नीट, जेई मेंस, एडवांस और ये आपका एम्स पुराना क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी बहुत बुक में मिल जाएगा, और 12th बेस्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बहुत मतलब एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप छोड़ के जा रहे हो तो बेवकूफी कर रहे हो, क्योंकि इस साल में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। सो द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, वी नो दैट इन प्योर वाटर, सॉल्यूशन करते हैं। सो प्योर वाटर में क्या होगा, प्योर वाटर की डेंसिटी कितनी होती है क्या आपको पता है, चलो मैं बता देता हूं मैं क्या हूं, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। सो 1000 ग्राम कितने में होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक, ये वॉल्यूम होगी, और ये क्या हो गया, वेट हो गया, ठीक है। तो और वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है आपका 18 ग्राम, और हमको फाइंड ये करना है मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या लगेगा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूबिक में, ओके। हियर गिवन वेट कितना है हमारे पास, 1000, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18,000, वॉल्यूम कितना गिवन है 1000, तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। सो आपका ये आएगा, कैलकुलेशन करना आपको बहुत तेज होगा, सो मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको आंसर, 5555 एक बार क्रॉस चेक कर लेना, हालांकि ये क्वेश्चन है। सो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन, आंसर नंबर 3, वेल डन। सो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। ये क्वेश्चन रिलेट करता है आपका सॉल्यूशन चैप्टर का, जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है उससे रिलेटेड है, तो आपको इसके लिए सबसे पहली बात फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है ना। तो फॉर्मूला नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आपको सबसे पहले इसमें ये जो है ना, ये इस फॉर्मूले को रट के जाना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में से एक है, ठीक है ना। सो पी नोट जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या होता है, पी नोट, पी और डेल्टा पी। डेल्टा पी तो हो गया चेंज इन प्रेशर, जो ओरिजिनल सॉल्वेंट का प्रेशर था और जो सॉल्यूशन का प्रेशर था उसका चेंज हो गया, ठीक है। और डेल्टा पी नोट क्या हो गया, सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर, ठीक है जी। सो आवर करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज the boiling point of a compound is raised by intermolecular hydrogen bonding, volatility of the compound and intermolecular hydrogen bonding, non polarity in the molecules। और हाँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया मैं, चलो ध्यान याद आ गई आपको ना, ये सारे ही क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख के भेजने हैं, क्या क्या सॉल्व किया आपने, क्या क्या आंसर आपका, उसके बाद देखना है, जब ही काम आएगा ये आपके, वैसे काम नहीं आने वाला, ठीक है ना। सो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हालांकि यही आंसर है इसका, क्यों है इसका मैं एक्सप्लेन करता हूं उसको। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, जो 3 कंपाउंड होते हैं हमारे पास, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। ये तीनों कंपाउंड अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी ना, उतना ही इसको तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। और टेम्परेचर क्या होता है, मतलब इन योर सिंपल लैंग्वेज आई वांट टू से दिस कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एक तरीके से टेम्परेचर होता है मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए, ठीक है ना। सो बॉन्डिंग तोड़ने के लिए हमको
सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दो तरीके के होते हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर और एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर। बट जो इंटरमॉलिक्यूलर होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इंट्रामॉलिक्यूलर से। सो मोर टेम्परेचर इज नीडेड, दैट इज व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड इज रेज्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप यू हैव एक्सप्लेन्ड इट। पकड़ लिया होगा तो पकड़ लेना इसको। Now question number 7, fifth one is which of the following is not affected by temperature? इसका आंसर आपको वैसे बता दूं पहले ही, बाद में एक्सप्लेन करूंगा। वो है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोल्स इसमें डिसॉल्व होते हैं वो होता है सॉलिड, मींस जो डिसॉल्व सॉल्वेंट है वो भी सॉलिड है। तो टेम्परेचर किसको अफेक्ट ज्यादा करेगा? जिसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर है और जिसके मॉलिक्यूल्स पास है। सो इन तीनों में वॉल्यूम की जिक्र होता है, बट जो मोलैलिटी है उसमें वॉल्यूम का जिक्र होता ही नहीं है। तो मोलैलिटी पर सो टेम्परेचर से कौन अफेक्टेड नहीं होगा? मोलैलिटी। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर आइडियल सॉल्यूशन? आपको बता दूं सॉल्यूशन होते हैं दो प्रकार के, एक होता है आइडियल सॉल्यूशन, एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है? डेल्टा एच और डेल्टा एच मिक्स, मींस एंथैल्पी जो होती है ना, एंथैल्पी फ्यूजन कहते हैं उसका। मतलब 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, आपको यहाँ पर बहुत लंबा हो जाएगा, आपके पास टाइम भी नहीं है। सो मैं आपको एक ब्रीफ बता देता हूँ थोड़ा। डेल्टा मैच मिक्स जो एंथैल्पी होती है ना बनाने के लिए दो सॉल्यूशंस को, वो होती है डेल्टा एच मिक्स, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना। एक ये होती है 0 और एक होता है डेल्टा, जो वॉल्यूम होगी ना दोनों की, एक सॉल्यूशन तो दोनों की मिक्सअप की वॉल्यूम जो होगी वो भी क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। सो डेल्टा एच मिक्स और डेल्टा वी मिक्स इज 0 फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। सो वी कैन हियर से कि डेल्टा वी तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन को देख लेते हैं। डेल्टा एच मिक्स इज 0, पहली बात तो ये हमारे पास हो गई सॉल्यूशन। अब मैं दूसरे को एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या होता है इनका, बता देता हूँ आपको। एक ये होता है डेल्टा एस, ये होती है एंट्रोपी। एंट्रोपी होती है डिसऑर्डर, कितना बड़ा डिसऑर्डर होगा इसका कोई जिक्र ही नहीं है सॉल्यूशन में। डिसऑर्डर क्या होता है? सॉलिड में ज्यादा होता है, ठीक है। ये डेल्टा जी होता है गिव्स फ्री एनर्जी, ये होती है उसमें थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टी है, ये भी एक तरीके से जो कि सॉल्यूशन में काम ज्यादा नहीं आती। और ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। आवर क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है 4। एक तो होती है लोअरिंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इंक्रीज इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक होती है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और फोर्थ वन होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, अब एक और ऑप्शन को चूज कर लेते हैं हम। सरफेस टेंशन नहीं है, विस्कोसिटी नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है। सो नंबर 4 इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इक्वल्स टू CRT, ठीक है। C होता है कंसंट्रेशन, R होता है गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेंपरेचर। सो थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर सॉल्यूशन विल हैव मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, मैग्नीशियम सल्फेट एंड क्रोमियम सल्फेट। सो पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। चलो मैं सॉल्व करता हूं। आई होप यू हैव सॉल्व्ड इट, ठीक है। सो इसके लिए ना आपको एक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, उसका नाम है वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। वांट ऑफ फैक्टर सॉल्यूशन चैप्टर में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना उसकी जान है। मतलब जब भी आप सॉल्यूशन क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको एक ना एक मतलब हर 2 साल में 1 साल में आता ही रहता है क्वेश्चन, और बहुत चांस इसके बहुत ज्यादा मैक्सिमम चांस है इस बार आने के, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना बातें करते हुए। वांट ऑफ फैक्टर, इसका मैं आपको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो इसको डिनोट करते हैं हम आई से, कि जब एक सॉल्यूशन में आप सॉल्यूट डालोगे ना तो उस सॉल्यूट का नेचर पर डिपेंड करता है वांट ऑफ फैक्टर। मींस यहां पर मैं आपको एग्जांपल के अनुसार बता देता हूं कि सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है NaCl। अब इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे कितने पार्टिकल्स मिलेंगे? एक Na मिलेगा और एक क्या मिलेगा? Cl नेगेटिव, ठीक है। सो इन द सेम वे अब हम यदि ग्लूकोज को डालेंगे तो ग्लूकोज का कोई C6H12O6 होता है, ठीक है ना। और इसको यदि पानी में डालेंगे तो ये 9 पार्टिकल्स में डिसॉल्व होगा। ये डिसॉल्व नहीं होता, मतलब इसके जो पार्टिकल्स में जो खंडन होता है ना वो नहीं हो पाता है, ठीक है ना। और ऑप्शन नंबर सी है आपका मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4।
अब MgSO4 का पानी में डालोगे जब डिसॉल्व करोगे मींस सो ये टूटेगा Mg प्लस SO4 Mg2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। दो पार्टिकल्स में ये डिसॉल्व हो गया और एक हमारा लास्ट ऑप्शन है क्रोमियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला होता है Cr2SO4 3, ठीक है जी। सो ये डिसॉल्व हो गया कितने मीटर 3Cr प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है जी। दो SO4 मिले तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसमें मैक्सिमम किसमें है क्रोमियम सल्फेट में। सो इसका जब वो बॉइलिंग पॉइंट में डालेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता देता हूं मैं आपको कि जो डेल्टा टीबी होता है बॉइलिंग पॉइंट का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलारिटी के, ठीक है। और मोलारिटी में जितने ज्यादा, जब इसको और एक्सप्लेन करके बताता हूं I इंटू के बी इंटू एम, और जो I है ना वो ये हो गया बॉन्ड ऑफ फैक्टर। बॉन्ड ऑफ फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, करेक्ट ऑप्शन है क्रोमियम सल्फेट, ठीक है। आई होप आपने करेक्ट ही किया होगा क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे हो। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है द रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन व्हेन 10 ग्राम सॉल्ट, जिसका है P1, और एक MgSO4 है जिसका है P2 एंड 10 ग्राम Cr2SO4 मींस क्रोमियम सल्फेट जिसका है P3 are dissolved in 250 ml of bottle is। अब हमको रिलेशनशिप बताना P1 P2 एंड P3 के बीच में, ठीक है। अब मैंने आपको इसकी प्रीवियस क्वेश्चन में जाइए आप और उसमें ना एक बार नजर मार के देखिए, बैक करिए इस वीडियो को और जब देखिए आपको पता चलेगा कि जो I की वैल्यू आ रही थी ना, आपको पता सॉल्ट क्या होता है NaCl, तो I की वैल्यू NaCl के लिए कितनी थी 2 और MgSO4 के लिए कितनी थी 3 और क्रोमियम सल्फेट के लिए कितनी थी 5। सो आपको फॉर्मूले से रिलेटेड बात बताता हूं मैं, इसका आंसर क्या हो सकता है। पाई इक्वल्स टू क्या था, यहां नहीं लिखते हैं, चलो यहां करता हूं इसको, ठीक है। पाई का फॉर्मूला क्या था ICRT, यहां पर कंसंट्रेशन सेम है 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम और कितने ml में 250 और टेम्परेचर भी सेम है और R तो गैस कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा सारे ही सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। और जो I की वैल्यू चेंज होगी सो बॉन्ड ऑफ फैक्टर की। अब इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा I उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। सो P3 का ऑस्मोटिक प्रेशर I उसका 5 है तो ऑस्मोटिक प्रेशर P3 का कितना होगा, ज्यादा ही होगा। तो P3 ज्यादा होगा, फिर P2 होगा क्योंकि उसका I3 है और ये I2 है। सो P2 P1, सो P3 is greater than P2 and P2 is greater than P1, so the answer is P2, ठीक है। चलिए इसको एक बार इरेज करके हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ ले जाते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि यहां पर सॉल्व करने वाला हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। पहले क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ लेते हैं एक बार। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलार एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, दिख नहीं रहा होगा तो बताता हूं, HCl फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड K2SO4 पोटेशियम सल्फेट आर इन द रेशियो ऑफ। इसके लिए ना आपको सेम वही कंसंट्रेशन सेम, इसका फॉर्मूला पता होगा आपको, डेल्टा TF कितना होता है IKF और मोलारिटी, यह मोलारिटी सेम है। सो डेल्टा TF किसके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके प्रोपोर्शनल हो गया I के, KF तो कांस्टेंट होता ही है। सो जिसका I की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, जो HCl है जब वो डिसॉल्व होगा तो कितने में होगा H प्लस Cl नेगेटिव, एक इसका हो गया और एक इसका हो गया तो कितने हो गए, दो पार्टिकल्स निकल गए, I की वैल्यू क्या आ गई 2, CuSO4 हो गया, Cu प्लस और SO4 2 माइनस, इसके कितने हो गए, इसके भी कितने हो गए, दो ही पार्टिकल हो गए, I की वैल्यू 2 आ गई इसकी, और क्या हो गया K2SO4 हो गया एक, K2SO4।
सो के टू एस ऑफ 4 की वैल्यू क्या होगी? हाँ, के प्लस 2k प्लस एस ऑफ 4 2 माइनस कितने पार्टिकल्स हो गए? 2 इसके, देखना गौर से, 2 इसके, वन तो फैक्टर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको ढंग से देखना मेरे बात, ठीक है ना। सो के 2 पार्टिकल हो गए और एक किसका हो गया? सल्फेट का हो गया। सो कितने पार्टिकल हो गए? 3। आई की वैल्यू क्या होगी? 3, ठीक है। अब इसको हम रेशो में फाइंड करते हैं। रेशो HCl रेशो CuSO4 रेशियो K2SO4 2 रेशियो और ये रेशियो किसकी आ गई? 3 आ गई। अब मिला के देखते हैं। चलो अब इसको सिंपलेस्ट रेशियो में निकालना है हमको, ये 1.5 होगा तो ठीक है। अब इसको सिंपलेस्ट रेशियो में निकालना है हमें। तो कितने से डिवाइड हो सकता है आप सोच के बताइए? 2 से, करेक्ट हो ना? मैं 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 को जब 3 से करोगे आप, 2 एकम 2 और 2 एक पंजे 10 पॉइंट ले लिया। सो डिवाइडेशन में क्या आ गया? 1 रेशियो 1.5। अब ऑप्शन को मिलाकर देखते हैं आंसर क्या आएगा। 1 रेशियो 1.5। सो आंसर क्या होगा? पहले आंसर मिल गया हमको तो, ठीक है। होगी